हेलो फ्रेंड्स, आज हम लॉ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम के बारे में पढ़ेंगे। इसे हम कैपिटल एल और कैपिटल जे से भी डोनेट कर सकते हैं। तो लॉ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम है क्या? तो हमने मान लिया कि फिर हमारे पास कोई बलून है या फिर कोई सिस्टम है, ये इसे बलून वो कुछ भी मान सकते हो आप। हम कह रहे हैं कि ये एन नंबर ऑफ पार्टिकल्स से मिलके बना हुआ है या इसके अंदर कई सारे नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं। हमने नाम दे दिया M1 M2 सो ऑन Mn तक हैं। और इसे हमने किसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस से इसे हम देख रहे हैं, यहाँ से ये है हमारे पास फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इसे हम नाम दे रहे हैं, ये है x, ये है y और ये है z। और ये है इसका ओरिजिन से लेके m1 तक का डिस्टेंस है जो सा, उसे हम पोजीशन वेक्टर कहेंगे। ये पोजीशन वेक्टर है, ये r1। ऐसे ही इसका m2 का हो जाएगा ये पोजीशन वेक्टर r2 एंड सो ऑन। ये m पार्टिकल को हो जाएगा पोजीशन वेक्टर mn। हम यहाँ पे कोई ith पार्टिकल मान लेते हैं कि हमारे पास कोई ith पार्टिकल है यहाँ पे, ठीक है, ri। और ये ith पार्टिकल मान लिया हमने, ये है, तो इसका पोजीशन वेक्टर हो गया ri, ठीक है। ऐसे ही हमने कोई अपना jth पार्टिकल मान लिया, यहाँ पे है, ये jth पार्टिकल है, इसका पोजीशन वेक्टर है rj, ठीक है। और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, मतलब कि जो लाइन ऑफ एक्शन का है, ये है, हम मान लेते हैं rij। इसे हम लिख सकते हैं ri, जैसे ri में से rj माइनस कर दिया, ri माइनस rj, ये आ जाएगा हमारे पास, ये rij, ठीक है। और हम ये मान के चल रहे हैं कि जैसे कि RI है, जिस डायरेक्शन में, ये हम RI को इस डायरेक्शन में मान रहे हैं, और हमारे पास FIJ है, वो फोर्स भी इसी डायरेक्शन में होगा। ये हम ऐसा एज्यूम करके चल रहे हैं। अगर आम भाषा में कहें क्या है कि लॉ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, तो हमने मान लिया कि हमारे पास बलून है, ये कई सारे नंबर ऑफ पार्टिकल से मिलके बना हुआ है, और यहाँ पे अब हम मान रहे हैं कि M पार्टिकल है, ये इस ओरिजिन के अराउंड ये मूव कर रहा है। ये कैसे मूव करेगा? एंगुलर में हमने मान लिया कि M1 पार्टिकल है, ये मूव कर रहा है, हमने मान लिया इसका R1, इसका लीनियर मोमेंटम होगा ये L1 R1 क्रॉस P1, ये तो लीनियर मोमेंटम हो गया ये M1 पार्टिकल का। ऐसे ही M2 पार्टिकल का लीनियर मोमेंटम हो जाएगा ये L2 इक्वल टू R2 क्रॉस P2। ऐसे ही हमारे पास कई सारे पार्टिकल हैं, इन सभी का ये लीनियर मोमेंटम हो जाएगा हमारे पास, ये n पार्टिकल का हो जाएगा Ln Rn क्रॉस Pn, ठीक है। आप इन्हें L से भी डोनेट कर सकते हो या फिर J से डोनेट करना हो J से भी कर सकते हो, J1 J2 एंड सो ऑन Jn, ठीक है। अब इस सिस्टम में काफी सारे पार्टिकल हैं, हमें तो इस सिस्टम का बताना है कि एंगुलर मोमेंटम कितना होगा। इस सिस्टम का बताने के लिए हम सभी पार्टिकल्स का एंगुलर मोमेंटम है वो ऐड कर देते हैं कि हम पता चल जाए सिस्टम का अबाउट वो कितना एंगुलर मोमेंटम है। वो हो जाएगा हमारे पास, हम मानते हैं कैपिटल J आ गया हमारे पास सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम। ये हो जाएगा J1 प्लस J2 प्लस J3 एंड सो ऑन, ये Jn, ये सिस्टम का आ गया है टोटल एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। इसे हम लिख सकते हैं J, ये R1 क्रॉस P1 प्लस R2 क्रॉस P2 एंड सो ऑन Rn क्रॉस Pn, ठीक है। या इसे ऐसे कहें समीशन Ri क्रॉस Pi, i इक्वल टू 1 से लेके n तक, ये कैपिटल J हमने नाम दे दिया इसका। ये तो सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम आ गया है, ये आया हमारे पास J इक्वल टू ये Ri क्रॉस Pi, i इक्वल टू 1 से लेके n तक। लेकिन हमें तो बात करनी है कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम के बारे में। कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम का मतलब, अगर हम मान लें कि इसे हम थोड़ा चेंज करें, ये टाइम के रिस्पेक्ट में, ये अगर इसे चेंज करते हैं फिर देखते हैं इस पर क्या फर्क पड़ता है। तो टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज करने के लिए हमने कर दिया इसका डेरिवेटिव dj अपॉन dt इक्वल टू d अपॉन dt, इसका भी डेरिवेटिव कर रहे हैं हम, समीशन i इक्वल टू 1 से लेके n तक
आर आई क्रॉस पी आई। देखो इसमें ना क्रॉस प्रोडक्ट लगेगा दोनों में। क्रॉस प्रोडक्ट मतलब यू एज इट इज बी का डेरिवेटिव प्लस बी एज इट इज यू का डेरिवेटिव। हम इसे यहाँ पे कर देते हैं, ये डी अपॉन समीशन आई इक्वल टू 1 से लेके एन तक डी आर आई एज इट इज। पी का डेरिवेटिव किया हमने, इसे हमने पी आई से डोनेट कर दिया, पी आई डॉट, ठीक है, डॉट दिखा रहा है पी आई का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम प्लस आर आई का डेरिवेटिव डी आर आई अपॉन डी टी क्रॉस ये पी आई। ठीक, आपको पता ही है कि डिस्टेंस का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम ये होता है वेलोसिटी, ये डिस्प्लेसमेंट का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो डी आर आई अपॉन डी टी को हम लिख सकते हैं, ये यहाँ पे डी आर आई अपॉन डी टी, इसे हम लिख देंगे बी आई। ऐसे ही पी आई है, ये मोमेंटम ये होता है एम आई बी आई। इन दोनों की वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं। अगर इसमें पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा डी जे अपॉन डी टी समीशन आई इक्वल टू 1 से लेके एन आर आई क्रॉस पी आई डॉट प्लस डी आई अपॉन डी टी की जगह हमने बी आई पुट कर दिया क्रॉस एम आई बी आई। यहाँ पे m तो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल हैं, वो तो कांस्टेंट हैं, तो इसे हम बाहर ले लेते हैं, आर आई पी आई, इसे हमने बाहर ले लिया, ये आया हमारे पास एम आई बी आई क्रॉस बी आई। अगर सेम वेक्टर का अगर क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो वो 0 आता है। हम लिख सकते हैं बी आई क्रॉस बी आई, ये आएगा 0, तो ये वाली टर्म तो हमारी वैनिश हो जाएगी। मतलब कि डी जे अपॉन डी टी समीशन आई इक्वल टू 1 से लेके एन आर आई क्रॉस पी आई, ये 0 बन गया, ये डॉट है, ठीक। अब मोमेंटम का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम ये होता है फोर्स। इसे हम लिख सकते हैं, ये डी जे अपॉन डी टी इक्वल टू समीशन आई इक्वल टू 1 से एन आर आई। मोमेंटम का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इसे हम फोर्स कह सकते हैं। अब यहाँ पे फोर्स आ रहा है, यानी कि इस सभी के सभी हम ith पार्टिकल की बात कर रहे हैं कि किसी ith पार्टिकल के ऊपर कितना फोर्स लग रहा है। हमें पता है कि किसी ith पार्टिकल के ऊपर 2 फोर्स लगते हैं, एक तो एक्सटर्नल फोर्स जो हम लगा रहे हैं और दूसरा इंटरनल फोर्स, मतलब ये बाकी के सभी पार्टिकल इसके ऊपर फोर्स लगाते हैं। वो फोर्स कितना होगा, मतलब कि एफ आई, ये होगा, एक तो एफ आई के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स लगेगा प्लस एफ आई के ऊपर जे वाले फोर्स लगाएंगे, जे पार्टिकल जे 1 से लेके एन तक आई पार्टिकल के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ना इक्वेशन 1 दे देते हैं, इसे 2। इक्वेशन 1 के अंदर ये आर आई आ रहा है, तो सेम यही इक्वेशन बनाने के लिए हम इस वाली इक्वेशन को आर आई से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये आ जाएगा आर आई क्रॉस एफ आई इक्वल टू आर आई क्रॉस एफ आई ई प्लस आर आई क्रॉस एफ आई जे। समीशन आई इक्वल टू 1 से एन। अब यहाँ पे समीशन भी है तो हम समीशन भी कर देते हैं दोनों तरफ। ये आ जाएगा समीशन आई इक्वल टू 1 से एन आर आई क्रॉस एफ आई इक्वल टू समीशन आई इक्वल टू 1 से एन आर आई क्रॉस एफ आई ई प्लस समीशन आई इक्वल टू 1 से, यहाँ पे आर आई भी है और जे वाले भी चल रहे हैं, ये जे था यहाँ पे, ठीक है, आई भी है और जे भी आ गए, आर आई एफ आई। जैसे ये वाली इक्वेशन है सेकंड टर्म, इसमें आर आई और जे दोनों का समीशन आ रहा है। इस वाली इक्वेशन को हम कैसे लिख सकते हैं, देखिए ये समीशन आई इसको आई जे एन आर आई क्रॉस एफ आई जे,
इस इक्वेशन को हम लिख सकते हैं ये आर आई क्रॉस एफ आई जे प्लस आर आई का ये तो आई के साथ हमने समीशन किया तब बन गया आर आई क्रॉस एफ आई जे, और जब हम जे के साथ समीशन करेंगे ये बन जाएगा आर जे प्लस एफ जे आई। एफ यहाँ पे तो एफ आई जे है, यहाँ जे आई है, बट दोनों का फोर्स सेम है लेकिन डायरेक्शन दोनों की अपोजिट है। मतलब कि जो सा ith पार्टिकल है वो जे पार्टिकल के ऊपर फोर्स लगा रहा है और जे पार्टिकल ith पार्टिकल के ऊपर लगा रहा है, लेकिन दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में लगा रहे हैं। तो हम ऐसे कह सकते हैं जो से न्यूटन का थर्ड लॉ कहता है एफ आई जे इक्वल होगा माइनस ऑफ एफ जे आई के। मैग्नीट्यूड में दोनों इक्वल हैं लेकिन डायरेक्शन में दोनों ऑपोजिट हैं, या हम कह सकते हैं एफ जे आई ये माइनस ऑफ एफ आई जे के इक्वल होगा। हम यहाँ पे एफ आई जे आई की जगह एफ आई जे पुट कर देते हैं, ये आ जाएगा एफ आई क्रॉस एफ आई जे प्लस आर जे। अब यहाँ पे हमने एफ जे आई की जगह एफ आई जे पुट कर दिया, प्लस माइनस के एफ आई जे पुट कर देंगे एफ आई जे। अगर इन दोनों में से एफ आई जे कॉमन लिया जाए तो ये आ जाएगा एफ आई माइनस के आर जे क्रॉस एफ आई जे। हम आर आई माइनस आर जे को लिख सकते हैं आर आई जे क्रॉस एफ आई जे। ठीक, ये था हमारे चल रहा था समीशन आई जे एन आर आई क्रॉस एफ आई जे। यहाँ पे समीशन आर आई क्रॉस एफ आई जे ये बता रहे हैं कि फोर्स तो इक्वल है, मतलब पहला पार्टिकल दूसरे के ऊपर फोर्स लगा रहा है, दूसरा पार्टिकल पहले के ऊपर फोर्स लगा रहा है, दोनों का फोर्स का मैग्नीट्यूड इक्वल है लेकिन दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में हैं और दोनों सेंट्रल हैं। सेंट्रल का मतलब है जो इस लाइन के अक्रॉस फोर्स लगा रहे हैं, तो हमें पता है कि इन दोनों का जो वेक्टर प्रोडक्ट है वो जीरो के इक्वल आ जाएगा, मतलब कि ये वाली चीज आ जाएगी हमारे पास जीरो के इक्वल। अब ये जीरो वाली इक्वेशन हम पुट कर देते हैं अपने रिजल्ट में, इसमें हम ये वैल्यू पुट कर देते हैं तो हमारे पास देखते हैं आगे क्या बचता है। समीशन आई इक्वल टू 1 से n आर आई क्रॉस एफ आई, इसकी वैल्यू तो जीरो आ गई है यहाँ से। अब बचेगा ये समीशन आई इक्वल टू 1 से n आर आई क्रॉस एफ आई ई, और यही होता है हमारे पास टॉर्क का रिजल्ट, एक्सटर्नल टॉर्क मतलब। और ये है हमारे पास dj अपॉन dt रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ये एक्सटर्नल टॉर्क के इक्वल आ गया। मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम हमारा एक्सटर्नल टॉर्क के इक्वल है, जितना हम एक्सटर्नल टॉर्क लगाएंगे उतना ही हमारे पास रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम होगा। ठीक है, अगर हम इस बलून को फोर्सिनल मतलब टॉर्क ना लगाएं एक्सटर्नल, तब क्या होता है जब अगर एक्सटर्नल टॉर्क हो जाता है हमारा जीरो, डी अपॉन डी टी इक्वल टू एक्सटर्नल टॉर्क अगर जीरो हो जाता है तो किसी एंगुलर मोमेंटम का डेरिवेटिव जीरो कब आएगा, जब ये एंगुलर मोमेंटम हमारे पास कांस्टेंट होगा। अगर हम बाहर से इसके ऊपर कोई टॉर्क नहीं लगा रहे हैं तो इसका एंगुलर मोमेंटम आ रहा है कांस्टेंट। ठीक है, इसका कहने का मतलब ये है कि एंगुलर मोमेंटम हमें पता है क्या होता है, ये आई अल्फा होता है या आई ओमेगा, या एंगुलर वेलोसिटी कह देते हैं इसे, और आई हमें पता है ये एम आर स्क्वायर होता है जी। अगर मान लो कि फिर अगर कोई वैलिड आंसर है या फिर ये स्केटिंग करने वाले हैं वो क्या करते हैं कि अगर अपने हाथों को खोल देते हैं तो
वो आराम से रोटेट करते हैं, लेकिन जब वो अपने हाथों को अपने पास लेके आ जाते हैं वो बहुत तेजी से रोटेट करने लगते हैं। तेजी से रोटेट क्यों करते हैं? आर के कम होने से आई कम हो जाएगा, आई कम होने से, लेकिन ये तो कांस्टेंट रहेगा, यानी कि इनकी एंगुलर वेलोसिटी है वो इंक्रीज हो जाएगी। ये है। थैंक यू।